स्थानीय सांसद और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्पष्ट रूप से कहा कि जोधपुर एलिवेटेड रोड का कार्य अगले 2 महीने में प्रारंभ हो जाएगा। वो बुधवार को एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। एलिवेटेड रोड से जुड़े सवाल पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि जोधपुर में जिस तरह से ट्रैफिक का दबाव है, पिछले लंबे समय से हम इसके लिए प्रयास कर रहे थे। कई तरह के तकनीकी अध्ययनों के बाद कुछ छोटी मोटी दिक्कतों को पार किया गया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी और नितिन गडकरी जी का। उन्होंने जिस तरह का वादा हमने किया था उसके अनुरूप जोधपुर को ये सौगात दी है। शेखावत ने कहा कि मुझे लगता है कि सभी तरह की तैयारी हो चुकी है, टेंडर डॉक्यूमेंट पब्लिश हो गया है, टेंडर भी हो जाएगा और अगले 2 महीने के अंदर काम प्रारंभ हो जाएगा। नई तकनीकी के साथ में इस रोड को बनाने का निर्णय नितिन गडकरी जी ने किया है, जिसमें 2 पिलर्स के बीच में स्पैन सामान्यतः जितना होता है उससे 2 गुना है। उसमें पिलर्स की संख्या कम होगी। उन्होंने कहा कि मैं ये मानता हूं कि एलिवेटेड रोड के पूरे होने के बाद में जोधपुर की ट्रैफिक की समस्या से लंबे समय के लिए हमें निजात मिलेगी। निश्चित रूप से ये 7.6 किलोमीटर एलिवेटेड रोड जोधपुर की लाइफ लाइन बनेगी। सरकार ने अपने नागरिकों को विश्व भर के हर कोने से सुरक्षित निकाल कर ये सिद्ध किया कि सीमाओं के भीतर नहीं, विश्व भर में सरकार भारतीयों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यूक्रेन युद्ध के दौरान ऑपरेशन गंगा, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के समय ऑपरेशन देवी शक्ति और कोविड के वंदे भारत मिशन के जरिए करोड़ों भारतीयों को विदेशों से सुरक्षित लेकर आए। ये 11 वर्ष सिर्फ एक सरकार के कार्यकाल का नहीं, बल्कि सशक्त भारत, समृद्ध भारत और समृद्ध भारत के निर्माण की गाथा है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में देश की बागडोर संभाली थी, तब भारत भ्रष्टाचार, जातिवाद, भाई भतीजावाद और नीतिगत लक्ष्य से ग्रसित था। हर तरफ असंतोष और अनिश्चितता थी, लेकिन माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक नई ऊर्जा, नया विश्वास और नया युग देखा। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ उन्होंने देश को सिर्फ संभाला ही नहीं, बल्कि उसे आगे ले जाने की दिशा दी है। आज देश का प्रत्येक नागरिक इस परिवर्तन को महसूस कर सकता है। 81 करोड़ से अधिक गरीबों को मुफ्त राशन मिला, जिसमें कोई भी गरीब पेट खाली नहीं लेकर सोए। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना ने न सिर्फ भूखमरी से लड़ाई लड़ी, बल्कि आत्मसम्मान को भी लौटाया है। छोटे व्यापारियों के लिए पीएम स्वनिधि योजना में 68 लाख से अधिक हेड पटरी वालों को लोन मिला। जन धन योजना के अंतर्गत 55 करोड़ से अधिक बैंक खाते खुले और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 44 करोड़ रुपए सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचे, जिससे भ्रष्टाचार पर सीधा प्रहार हुआ। ये केवल आंकड़े नहीं, ये इस बात का प्रमाण है कि मोदी सरकार ने अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाई है। रहने को मकान, जीने को सम्मान। पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक घर स्वीकृत किए हैं। इसमें राजस्थान में भी लाखों गरीबों को अपना पक्का घर मिला है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में इस योजना को और तेज गति मिली है। हर घर को नल से जल, हर घर जल मिशन के माध्यम से 15 करोड़ से अधिक परिवारों को नल कनेक्शन मिला है। स्वास्थ्य की बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत के तहत 9 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज मिला है। 16,000 से अधिक जन औषधियाँ केंद्र पर सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई है और डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत 52 करोड़ से अधिक नागरिकों के स्वास्थ्य मिशन को डिजिटली किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ शौचालय बनाकर भारत ओपन डिफिकेशन फ्री घोषित किया जहां गया है। महात्मा गांधी जी का सपना अब जन भागीदारी से साकार हुआ है। अब बात करें आत्मनिर्भर भारत की, तो योजना को लटकाया, अटकाया, भटकाया गया। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिन लोगों ने अटकाया और भटकाया, और उसका दोषारोपण भारत सरकार पर, माननीय मोदी जी पर, उस समय के जल शक्ति मंत्री पर किया गया। उसके कारण से राजस्थान को खामियाजा भुगतना पड़ा। अगर उस समय में कर दिया गया होता तो आज ये परियोजना साकार रूप ले चुकी होती और राजस्थान के लगभग
40% से ज़्यादा आबादी और राजस्थान के लगभग 45% भूभाग को पीने के पानी की सिक्योरिटी हो जाती। 2 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन से अभिसिंचित हो जाती। लाखों किसानों के जीवन परिवर्तित हो जाता, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता। लेकिन जिन लोगों ने इस तरह का पाप किया उनकी सजा प्रदेश की जनता ने उनको दी। अभी हमारा संकल्प है और हम संकल्प को सिद्ध करने के लिए पूरी ताकत से जुटे हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश भर में चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान अब तखतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में परवान पर चढ़ गया है। गुरुवार को अभियान के 7वें दिन नगर के पवित्र सरोवर तालाब पर नगर पालिका प्रशासन द्वारा जनप्रतिनिधियों एवं नरेगा श्रमिकों के साथ जल पूजन एवं दीप प्रज्वलन, गंगा मैया के जयकारों के साथ महाआरती की गई। बाद में श्रमदान एवं हाथों में झाड़ू थाम कर सफाई अभियान के साथ रैली निकालकर मुख्य बाजार में हर प्रतिष्ठानों पर डस्टबिन वितरण किए गए। गुरुवार को 9:30 बजे नगर पालिका उपाध्यक्ष मनोज नामा, अधिशासी अधिकारी मगराज चौधरी, कार्यक्रम प्रभारी एवं सहायक प्रशासनिक अधिकारी रतन लाल सांकला, सह प्रभारी आकाश गोमतीवाल, भूमि शाखा के गोपाल मेघवाल, सफाई निरीक्षक मुकेश माली सहित जनप्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों के नेतृत्व में नरेगा श्रमिकों की मौजूदगी में उपाध्यक्ष सहित अतिथियों द्वारा तालाब की पाल पर नारियल की जोत जलाकर भूमि पूजन के साथ दीप प्रज्वलन कर महाआरती की गई। नरेगा श्रमिकों द्वारा तालाब की श्रमदान कर सभी ने हाथों में झाड़ू थाम कर सफाई अभियान चलाया और वृक्षारोपण के लिए तालाब से लेकर विभिन्न मार्गों के बीच डिवाइडर में खड़े गड्ढे खुदवाए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस कमल कुमार और यूनियन के अध्यक्ष कालिदास की अध्यक्षता में आयोजित की। इस कॉन्फ्रेंस में भारी वाहनों टेम्पो के ठहराव से संबंधित मांगों को सरकार के समक्ष रखा गया। उन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार से अपील की कि कुछ एजेंटों द्वारा संचालित भारी वाहनों टेम्पो को रोका जाए। अगर वे अपने पैकेज के साथ यहां आ रहे हैं तो उनका यहां से आने का स्वागत है, लेकिन उन्हें जम्मू लोकल से किसी भी यात्री को लेने से रोका जाना चाहिए। पहलगाम पर हुए हमले ने पहले ही हमारे उद्योग को झटका दिया है। हम पहले से ही कोविड-19 के बाद से कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जैसे कि नए परमिट शुल्क को भी 10,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया और टेम्पो का टोकन टैक्स भी 2400 रुपए से बढ़ाकर 4,800 रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया। अब सभी शुल्क बढ़ा दिए गए और बीमा में 200% से अधिक की वृद्धि की गई है। एक और गंभीर बात यह भी थी कि जम्मू के पर्यटन से संबंधित सभी काम कश्मीर में स्थानांतरित कर दिए गए। यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। सरकार को ब्याज, EMIS, करों में राहत जैसे कुछ कदम उठाने चाहिए। इस संबंध में कुछ प्रकार की छूट होनी चाहिए। हम सरकार से अपील करते हैं कि वह जम्मू क्षेत्र से जुड़े लोगों की आजीविका के लिए कुछ कदम उठाए। कालिदास वर्मा टेम्पो ट्रैवल्स ओनर्स यूनियन का JNK साढ़े कन्नै बैठे दे कमल प्रधान चेयरमैन साहब जेह्ड़े 10 सदस्य दे अग्गे भी चेयरमैन न और इन्हें बड़ा अच्छा कमेटी ने दिखदे होए इन्हें चेयरमैन बनाया साड़ी यूनियन का। उंदे कन्नै बैठे जरनैल सिंह वाइस प्रेजिडेंट, मुबारक खान वाइस प्रेजिडेंट, अभी सिंह ऑर्गेनाइजर, जिन्नी भी साड़ी टीम इत्थे बैठी दी है। अज टीम भी असें लॉन्च की है। साड़ी टीम के 10 बंदे न। कोई भी साड़ी यूनियन विच कोई भी बाहर का बंदा दखलबाजी नहीं करोगे, इस करिए असें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी है इत्थे। नंबर 1, पहले करोना मैं टेम्पो ट्रैवल की गल करूँ, पहले करोना के दौरान साड़ियाँ गड्डियाँ पूरियां खड़ोती रही, कोई सुध नहीं लैती गई सरकार ने। उसके बाद अटैक होया पहलगाम, कोई सुध नहीं लैती गई। इस टाइम सारा टूरिस्ट जिहड़ा पहले नंबर पर आवाजाही है, जिहड़ा आवा सीधा श्रीनगर भी अपने ही है। मैं रजौरी, पुंछ, दराल, बनाल और जम्मू, डोडा, भद्रवाह के लोगों ने भी टेम्पू चलते हैं। सरकार ने इहदे बारे सोचना चाहिए। अस देखो 10,000 का परमिट हा पहले टेम्पू का, अज के होई है जिहड़ा 2 लाख का होया। 2 लाख का परमिट अज सरकार ही आखना चाहते हैं जिहड़ा 10,000 का 15,000 होने चाहिए, 20,000 होने चाहिए। 2 लाख का किहड़ी गल आ? सारे टेम्पू जिहड़े लखें की तादाद में टेम्पू न, उनके पिछे फैमिलियां कहनियां लखां की तादाद में जिहड़े बेरोजगार जिन्ना भी टेम्पू इत्थे BC रोड या जम्मू होई है, सारा इत्थे खड़ोता दा, कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं। अस सरकार ही आखना चाहते हैं कोई पैकेज दिता जा साढ़े टेम्पू के मसले में, ताकि उन्हें राहत मिले। जिन्ने भी ड्राइवर कनैक्टर हैं अज बिल्कुल रोडें पर आइए, उनकी फैमिलियां किहड़ियां बिल्कुल बर्बाद हो चुकी हैं, क्योंकि घर लूण तक पैसे नहीं हैं। क्योंकि
ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਏ ਦਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਖੜਵਾ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਂਕ ਕੀ ਜੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ ਪਕੜੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸ ਲੋਕ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਜਾ। ਟੈਂਪੂ ਦੇਖੋ 26 ਲੱਖ ਦਾ ਟੈਂਪੂ ਹੈ, ਲੋਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਂਪੂ ਪਾਏ ਦੇਣ ਔਰ ਡਰਾਈਵਰ ਬਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਓਨਰ ਖੁਦ ਆਪੂ ਚਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। मैं मीडिया माध्यम ने गवर्नर साहब और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी इन्हें आखना चाहना कोई पैकेज जल्दी को जल्दी टैंपू ट्रैवल के बारे में सोचे जा, नहीं तो पूरे लोग ये रोड पर आंगन। RTC दी गड्डियाँ देखो, ई बसा देखो, लैन लगी हुई है साड़ियाँ बस टैंपू अगर एक सवारी ओवरलोडिंग हुई है तो चलान इनकी बिल्कुल प्रॉपर खड़ोती दी होंगे तां कोई चलान नहीं है। कि सरकार ही ये पता नहीं है जम्मू में गड्डियाँ हैं या नहीं, उधर परमिट भी देंगे गड्डियाँ भी देंगे सब कुछ करते तो उधर ई बसा और क्या जरूरत थी भाई पता लगे जी भगवती नगर यात्रा की उम्मीद ही भाई भगवती नगर साड़ियाँ गड्डियाँ लगन चलो माड़ा मोटा फेरा लगोगे तो ड्राइवरे का खर्चा बनू, मगर उत्थे भी RTC दी गड्डियाँ असें सरकार को जवाब मंगना है भाई ये जान कुत्थे न, ये टैंपू वाले जान कुत्थे न। सरकार को जवाब मंगना है एक LG साहब के दमा हथ बनी विनती करने और जी सरकार है मौजूदा उनके अगे भी साढ़े बारे सोचे जा, नहीं आने वाले टाइम में ऐसे रोडे पर उतरने बहुत चंगा नहीं होगा। मैं जय हिंद जय भारत सारे माध्यम से सरकार के आगे ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि अगर आपने अपनी ही ट्रांसपोर्ट यात्रा में चलानी है तो हमारी ही गाड़ियाँ ले लो, खरीद लो। लोगों ने अपनी ज़मीनें गिरवी करके गाड़ियाँ डाली 30-30 40-40 लाख की, वो आप अपनी ट्रांसपोर्ट चलाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कोरोना के दौरान इन लोगों ने रेडी फड़ी वालों को 10-10 हज़ार रुपये दे दिया, अभी लोगों को लोन दे रहे हैं। इन ट्रांसपोर्टरों को तो पूछा, मिडिल क्लास आदमी तो मारा गया, ना वो लंगर में रोटी खा सकता है, ना वो किसी के आगे हाथ फैला सकता है। सरकार को नज़रसानी करनी चाहिए और जम्मू कश्मीर की टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। वो बढ़ावा इसी तरीके से मिल सकता है कि हम ट्रांसपोर्ट को मजबूत करें, हम इन लोगों को जो रोज़मर्रा की जो प्रॉब्लम है इनको दूर करें तो ऑटोमेटिक इकानमी बढ़ जाएगी जम्मू कश्मीर की। हम इनको अनदेखी करेंगे, ये टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, ये लोग सारी हर प्रकार के टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं, फिर रोड के ऊपर खचल हो रहे हैं। हमारी गाड़ियाँ 4-4 महीने से खड़ी हैं, ना किसी ने पूछा। अगर किस्त ड्यू हो जाएगी तो ग्रंटर भी पकड़ा जाएगा, तो गाड़ी भी पकड़ के ले जाएंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे? मिडिल क्लास आदमी जिसने अपनी ज़मीनें गिरवी रख के गाड़ियाँ डाली है, रोज़गार ढूंढा है, वो आदमी कहाँ जाएगा? लिहाजा मैं LG साहब के आगे प्रार्थना करता हूं और चीफ मिनिस्टर साहब के आगे कि मेहरबानी करके नज़रसानी की जाए, इन लोगों की अनदेखी ना की जाए। इनको कोई मुहैया एक अड्डा दिया जाए, एक यार्ड दिया जाए, यहाँ से इनकी गाड़ियाँ मुसलसल चलें। और यात्रा के दौरान हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं या यूनियन को अप्रोच करें, इनकी गाड़ियाँ आप हायर कर लीजिए, इनकी गाड़ियाँ चलेंगी आपकी देख रेख में अंडर कस्टडी। आप अगर अपनी गाड़ियाँ चलाएँगे, जो पंजाब की गाड़ियाँ चलेंगी, तो ये जम्मू कश्मीर के लोग कहाँ जाएँगे? लिहाजा आप लोग ही हमारी बात पहुंचाएंगे सरकार तक, तो बराए मेहरबानी कृपा करके बढ़ चढ़ के ये बात हमारी आगे पहुंचाओ और सरकार हमारे पर नज़रसानी करे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पराज तिवारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष AM पांडे, राष्ट्रीय मंत्री अरुण बंसल एवं सदस्य अजय मिश्रा के नेतृत्व में दिल्ली से एक 4 सदस्यों की टीम 7 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंची और जम्मू कश्मीर के सहायक कार्यकर्ताओं के साथ एक दल के रूप में पहलगाम कश्मीर पहुंचे। पहलगाम में पहुंचकर ध्वजारोहण किया एवं कायरता पूर्वक पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा मारे गए निर्दोष भारतीयों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया और वहां से एक कड़ा संदेश पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान तुम सुधर जाओ नहीं तो बिखर जाओगे। सुरक्षा पुलिस टाइम्स उप संपादक विजय परमार ने बताया कि जम्मू कश्मीर पहुंची क्राइम इन्वेस्टिगेशन की टीम द्वारा पहलगाम में स्थानीय व सैलानी लोगों से चर्चा की। सरकार के कुशल नेतृत्व में प्रशासन का पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है, लेकिन पहलगाम के कुछ स्थानीय लोगों द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि कश्मीर में आतंकवाद का मुख्य कारण
तबलीगी जमात ही है, क्योंकि यह लोग देश के खिलाफ माहौल बनाते और लोगों को आतंकी गतिविधियों के लिए तैयार कर दें। इस बात की पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए गांवों में संगठन के स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा भी की गई है। वहां से जिला रियासी के कटरा में पहुंचने पर स्थानीय लोगों से चर्चा की दौरान पता चला कि सरकार के कुशल नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए आतंक मुक्त जम्मू कश्मीर चाहते हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने गुरुवार प्रातः 9:50 पर पोखरण में होने वाली उपखंड स्तरीय जन सुनवाई के लिए ज्वाति समय सेखाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान केंद्र के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर नखत राम सहित कुल 5 कार्मिक अनुपस्थित पाए गए। उपस्थिति रजिस्टर की जांच उपरांत आयुक्त डॉक्टर सिंह ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर को सभी अनुपस्थित कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने और समय पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डॉक्टर सिंह ने स्पष्ट कहा कि जनसेवा में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारी और कर्मचारी समय की पाबंदी और कर्तव्य निष्ठा से कार्य करें। निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं का गहन अवलोकन संभागीय आयुक्त ने अस्पताल परिसर की साफ सफाई, दवाओं की उपलब्धता, चिकित्सीय सुविधाओं और रोगी पंजीकरण व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण कर संबंधितों से फीडबैक लिया। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर सिंह ने स्वास्थ्य केंद्र में उपस्थित रोगियों व उनके परिजनों से संवाद किया और चिकित्सा सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। परिजनों ने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर संतोष जताया, जिससे संभागीय आयुक्त ने स्वास्थ्य विभाग की सतत निगरानी और प्रतिबद्धता का सकारात्मक संकेत दिया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन जोधपुर द्वारा आज सर्वोच्च न्यायालय के नवनियुक्त न्यायाधिपति माननीय श्री विजय बिश्नोई के जोधपुर आगमन पर स्वागत व सम्मान किया गया। अध्यक्ष रत्नाराम चोलिया ने बताया कि जोधपुर बार के सदस्य रहे एवं जोधपुर के जॉय जन्मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नवनियुक्त न्यायाधिपति माननीय विजय बिश्नोई के एलिवेशन के पश्चात आज जोधपुर में प्रथम प्रवास पर एसोसिएशन द्वारा लगा स्वागत व सम्मान किया गया। सर्वप्रथम माननीय न्यायाधिपति विजय बिश्नोई का अध्यक्ष रत्नाराम ठोलिया, उपाध्यक्ष धीरेन्द्र धादेच, महासचिव शिवलाल बरबड़, महासचिव सह सचिव विजेंद्र पुरी, पुस्तकालय सचिव कांताराज पुरोहित, कोषाध्यक्ष विमल कुमार महेश्वरी ने माल्यार्पण व बुके प्रदान कर स्वागत किया। आज हमारे जोधपुर के जय जल में और हरदिल अजीज अधिवक्ताओं के चहेते ऑनरेबल श्री विजय बिश्नोई साहब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन होने के बाद पहली बार जोधपुर पधारे। उनके पधारने पर राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी ने सैकड़ों अधिवक्ताओं के साथ उनके वहां जाकर उनको आदर सत्कार के रूप में गुलदस्ते भेंट किए। सभी अधिवक्ताओं में उनसे मिलने की बहुत इच्छा थी और क्योंकि वो सबके हरदिल अजीज प्रेमी अधिवक्ता रहे हैं। हमारे वो जोधपुर से सीनियर अधिवक्ता रहे हमारे साथ। फिर ये जोधपुर में उच्च न्यायालय में ऑनरेबल रहे। उसके बाद आप गुवाहाटी के चीफ जस्टिस नियुक्त हुए। अब आप इन ऊंचाइयों को छूते छूते अब आज सुप्रीम कोर्ट में एक जोधपुर के जय जल में और हरदिल अजीज वहाँ विराजमान है। उसी को देखते हुए सभी अधिवक्ता बहुत खुशी की लहर है और हमारे लिए गर्व की और मान सम्मान की बात है। उसी को देखते हुए हमने आज एसोसिएशन ने सैकड़ों अधिवक्ता उनके साहब के साथ जाकर उनका सम्मान आदर सत्कार किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के मानव संसाधन विकास केंद्र के तत्वाधान में सतत क्षमता विकास कार्यक्रम 2025 का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत वैज्ञानिक जी श्रेणी डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी ने प्राकृतिक औषधियों में अनुसंधान की संभावनाएं विषय पर अपना विशिष्ट व्याख्यान प्रस्तुत किया। अपने व्याख्यान में डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया कि किस प्रकार प्रकृति में उपलब्ध औषधीय पौधों, जड़ी बूटियों एवं प्राकृतिक उत्पादों से अनेक रोगों के प्रभावी उपचार संभव है। उन्होंने आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी और आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों में प्राकृतिक औषधियों के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डाला। डॉक्टर त्रिपाठी ने जैव विविधता के संरक्षण, अनुसंधान और नवाचार की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर कुलगुरु प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने अपने संबोधन में कहा कि आधुनिक अनुसंधान पद्धतियों के सहयोग से प्राकृतिक औषधियों के सक्रिय घटकों की वैज्ञानिक पुष्टि कर इनका वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली में समावेश किया जा सकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने की। इस अवसर पर पूर्व कुल सचिव प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ल, पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर महेंद्र कुमार शर्मा,
मानव संसाधन विकास केंद्र के निदेशक डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा आदि उपस्थित रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। युवा कांग्रेस जोधपुर द्वारा जिलाध्यक्ष पुखराज देवराया व पूर्व अध्यक्ष रामनिवास बुद्ध नगर के नेतृत्व में जिला कलेक्टर कार्यालय पर जीत मेडिकल कॉलेज द्वारा छात्रों से की जा रही अवैध वसूली के खिलाफ कॉलेज डायरेक्टर का पुतला फूंक विरोध प्रदर्शन किया गया। देवराया ने बताया कि जीत मेडिकल कॉलेज जोधपुर द्वारा राजस्थान मेडिकल काउंसिल की गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन कर रही है। मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम पास करने के बाद राजस्थान मेडिकल काउंसिल द्वारा काउंसलिंग प्रक्रिया से आवंटित प्राइवेट कॉलेज जीत में इंटर्नशिप करने वाले छात्रों से कौशल मनी व रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर 1,10,000 रुपए की राशि अवैध रूप से वसूली जा रही है, जो कि राजस्थान मेडिकल काउंसिल के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग पर गौरव अग्रवाल ने इसे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक उच्च अधिकारी सहित जांच कमेटी गठित करने की बात कही, जिस पर सभी की सहमति बनी। कलेक्टर कार्यालय के बाहर और हमारी ये मुख्य मांग है, जैसे हमने कल एडीएम साहब को भी ज्ञापन सौंप के मांग की थी, जिस प्रकार जीत मेडिकल कॉलेज के अलावा भी कई ऐसी मेडिकल कॉलेज है जो पोषण मनी के नाम से लगातार चाहे किसान परिवार का व्यक्ति हो चाहे गरीब परिवार का छात्र हो, उनके से अवैध वसूली करा। उस अवैध वसूली के खिलाफ हमने कल भी ज्ञापन दिया और आज भी हमने जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर पुतला फूंका है। और हमारी मांग है जिला कलेक्टर के मार्फत इसके लिए आप उच्च अधिकारी की कमेटी गठित करें, वो कमेटी निष्पक्ष जांच करे और निष्पक्ष जांच करने के बाद भी जो भी इसमें दोषी है उनके खिलाफ जो भी नियम अनुसार कार्रवाई करने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े बड़े दावे करती है शिक्षा को लेकर, उन शिक्षा के दावों को हमने आज जोधपुर में भी यहाँ खोखले होते हुए नजर आ रहे हैं और हमने इसका लगातार विरोध भी जारी रखा है। और कल के बाद आज पुतला दहन के अगर जीत प्रशासन और राजस्थान मेडिकल काउंसिल इसके लेकर कोई अच्छा निर्णय नहीं लेता, छात्रहित में निर्णय नहीं लेता है, तो युवा कांग्रेस इस प्रदर्शन को और उग्र करेगी और जरूरत पड़ेगी जीत कॉलेज के बाहर भी हम ताला लगाने का काम करेंगे। मैं पुखराज देवराया, युवा कांग्रेस जोधपुर जिलाध्यक्ष। जीत मेडिकल कॉलेज जोधपुर केंद्र सरकार की मेडिकल काउंसिल और राजस्थान सरकार की राजस्थान मेडिकल काउंसिल की जो गाइडलाइन है उसकी धज्जियां उड़ा रही है, उसको दत्ता बता के और जो इंटर्नशिप डॉक्टर्स हैं उनसे अवैध वसूली कर रही है। वो अवैध वसूली के खिलाफ आज भारतीय युवा कांग्रेस ने ये जो धरना प्रदर्शन किया है और हम ये मांग करते हैं कि समय रहते हुए जिला प्रशासन, राजस्थान सरकार जीत कॉलेज पे अंकुश लगाए और इस प्रकार की अवैध वसूली के खिलाफ उन्हें रोके और जो छात्र से उन्होंने पैसे अपने वसूल कर लिए उन्हें वापस दिलाएं। हम लोग ये चाहते हैं कि 32 इंटर्न डॉक्टर हैं वो जीत कॉलेज में इंटर्नशिप करने के लिए 1 साल के लिए आए हैं। होता तो ये है कि अगर आपके यहाँ डॉक्टर काम करता है तो उसे स्थायी फंड दिया जाए जिससे उसका खर्चा चल सके और वो आपके यहाँ काम कर सके। उसके विरुद्ध जीत है जो 1 लाख रुपए कौशल मनी के और 10 के नाम पे कर रही है वसूली है, वो ये कई बिल्कुल भ्रष्टाचार के दायरे में आती है। अगर जिन छात्रों से पैसे ले लिए उन्हें वापस नहीं लौटाती और जिन छात्रों को बिना पैसे एडमिशन नहीं देती, तो हम जब तक ये संघर्ष करेंगे तब तक उन छात्रों को न्याय नहीं मिल जाए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राज्य होटल प्रबंधन संस्थान की गटर लाइन से निकलने वाले गंदे पानी के कारण पूरे संस्थान परिसर विशेषकर हॉस्टल गेट, स्टाफ क्वार्टर में आने जाने की मुख्य सड़क पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके चलते गंदगी और तीव्र दुर्गंध का माहौल बना हुआ है, जिससे संस्थान में रहने वाले विद्यार्थी, कर्मचारी और आगंतुक अत्यधिक परेशान है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह समस्या मुख्यतः शहर के मुख्य पाली रोड पर स्थित मुख्य सीवरेज लाइन के धंसने के कारण उत्पन्न हुई है। क्षतिग्रस्त सीवर लाइन के चलते संस्थान की सीवरेज का गंदा पानी परिसर में ही इकट्ठा हो रहा है, जिससे बीमारी फैलने की भी आशंका बढ़ गई है। स्थिति को और गंभीर बनाने वाला पहलू यह है कि आगामी कुछ दिनों में मानसून बरसात का मौसम प्रारंभ होने वाला है। यदि समय रहते इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो जल भराव की यह समस्या और अधिक गंभीर हो सकती है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, मच्छरों का प्रकोप और जल जनित रोगों का खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।